let's talk about clinical research involving human subject, ethics and administration. Ethics का क्या मतलब है यहाँ? Ethics is very important at every aspect. Each and every aspect steps in process of research. Be it investigator, कोई investigator हो या जो ethical committee हो, sometimes sponsor भी होते हैं, sponsor करते हैं जो research को. So be it investigator, ethics committee or sponsor or whoever involved in the research, okay, their responsibility and their role and their working has to be in a based on and in line with ethical guidelines which is being given by authorities. Okay, and as you're aware that every research has some inherent possibility, probability कह लीजिए, of having harm or risk. We are talking about the code guidelines, ICMR guidelines and declaration of Helsinki. There are a lot of guidelines have been coming years. लेकिन इन गाइडलाइंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. अर्ली 19 की बात करें या जब हम हमारे पास जो वॉर विक्टिम्स के टाइम पे या जो वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते थे जब ये गाइडलाइंस नहीं थे ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर कैसे हमें रिसर्च करना है. तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे कंडक्ट हुए रिसर्च के. That was really brutal and that was really not good for human population, right? So तो war में जो लोग होते थे उनको अजीब अजीब तरह के वो लोग रिसर्च करते थे और उस टाइम पे उनको क्या हार्म हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है. They never bothered that. Somewhere they कहीं पे भी इंसिशन लगा रहे हैं, कुछ इंसिशन लगा के and they enter the virus to look at the effect of virus or bacteria. Tuberculosis का ऐसे रिसर्च हुआ. रिसर्च जैसे ये पिक्चर देखिए, this was a research being done for testing whether the cabin crew in aircraft will survive in certain oxygen level और कितने कम लेवल पे प्रेशर पे और ऑक्सीजन पे वो सर्वाइव कर पाएंगे. सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च वर गोइंग ऑन दोज डेज. यहाँ पे हाइपोथर्मिया की कितना हाइपोथर्मिया, हाउ मच हाइपोथर्मिया कैन बी टॉलरेटेड बाय एन अ ह्यूमन बीइंग. सो दीज काइंड ऑफ research was taking place at that place and lot of मतलब एक तरह से टॉर्चर, ह्यूमन टॉर्चर जैसी चीजें होती थी उस जमाने में, क्योंकि देयर वाज नो गाइडलाइंस दैट हाउ वी कैन डील विद सब्जेक्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च. सो अभी जो रिसर्च गाइडलाइंस हम देख रहे हैं और डेली हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च में जो यूज करते हैं, इट इज नॉट टुडे, इट इज नॉट मेड टुडे. इट हैज एन अ लॉन्ग जर्नी, 50-60 इयर्स ऑफ जर्नी इन कोड्स को बनाने में, राइट? ओके, आइए देखते हैं ये क्या कोड्स कहते हैं. जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो बहुत लोग का नजर भी इस पे आया और लोगों ने इन चीजों को देखा भी. सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग कि क्या हो सकता है, क्या गलत हो रहा है, इसको हम कैसे हाउ वी कैन टैकल दिस. तो उन्होंने जैसे एक बहुत कॉमन एक कोड है जो न्यूरेमबर्ग कोड 1947 में आया. ऐसे इन चीजों को एक डॉक्टर्स ट्रायल करके यूएसए में ऐसे ट्रायल हुआ था जिसमें बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट के ऊपर ट्रायल किया गया था कोर्ट में कि उन्होंने गलत किया है. और इस टाइम पे उसी टाइम पे 1947 में कोड आया था यूएस में कि हमें किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए. ये सारी चीजें चलती रही और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की एक 18th असेंबली, जो उनकी जनरल असेंबली मीटिंग होती है, फिनलैंड में हुई थी. हेलसिंकी एक जगह है, हेलसिंकी किसी का नाम नहीं है, हेलसिंकी एक जगह है फिनलैंड में जहां उनका जो अधिवेशन जिसको बोलते हैं द 18th असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन in 1964. So इसमें they have passed an understanding based on Nuremberg code और बहुत सारे बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए कि how we can protect human subject being tortured और उनको कैसे बेनिफिट हम कैसे दे सकते हैं और क्या क्या मतलब एथिक्स क्या क्या सब होनी चाहिए. एथिक्स बेसिक गाइडलाइंस उस टाइम पे बनी और उस चीज को यहाँ पे पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया. That is what called Declaration of Helsinki in 1964. तो कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन आया या इस तरह से आपसे पूछा जाए कि in which year
Declaration of Helsinki was established, so it is 1964. It was in Helsinki, Finland. Finland में है वो, and it was declared in an assembly of 18th assembly of World Medical Association, okay, जिन्होंने ये गाइडलाइन डेवलप की थी. उसके बाद एक वेलमोंट आया, टर्किश सिफिलिस स्टडी हुई थी. सिफिलिस स्टडी में भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी, एंड आफ्टर दैट वेलमोंट रिपोर्ट आया यूएसए में बेस्ड ऑन दैट, एंड 1980 में इन आईसीएमआर ने भी अडॉप्ट किया इनको, एंड काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज इन 1963. मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट गो थ्रू होते रहे इसमें, एंड फाइनली कुछ सालों के बाद जो निरेनबर्ग कोड था और हेल्सिंकी के डिक्लेरेशंस में से जो आया, एंड देन द पीपल फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री, they started looking for harmonization of that की इन रिसर्च को एक जैसा ही हर जगह हो. तो धीरे धीरे ये यूरोप में पॉपुलर होने लगा. that was called International Conference for Harmonization. निरेनबर्ग कोड 1947 में इन्होंने जो दिया था, ये क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इस कोड में क्या कहा गया था कि जो कुछ सजेशंस थे जो उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया कि बहुत ब्रूटल और बड़ी टॉर्चर माहौल में जो स्टडी होती है, उसको ये तरीका नहीं होना चाहिए एक्चुअली रिसर्च करने का कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ की जाए और उसको हार्म. तो इन्होंने कुछ चीजें सजेस्ट की थी, इस कोड में सजेस्ट किया गया था कि जो रिसर्च होना चाहिए, मैं भाग लेना चाहता हूं उसमें नहीं, इट हैज टू बी वॉलंटरी इन नेचर होना चाहिए पार्टिसिपेशन, और कंसेंट बेस्ड होना चाहिए. मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं इसमें भाग लूं या ना लूं, ऐसे नहीं कि कोई आया मुझे पकड़ के और रिसर्च में रख लिया. सो दैट वाज सजेस्टेड बाय इन दिस कोड. ठीक है. उसके बाद यूजफुल होना चाहिए रिसर्च, तभी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग. सो एंटिसिपेटेड साइंटिफिक बेनिफिट, यूजफुलनेस वी हैव टू लुक एट, एंड पहले एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए इफ देयर इज अ लार्ज harm anticipated, avoid physical और mental suffering. So ये सारी चीजें जो है इस कोड में बताई गई थी और इनको सजेस्ट किया गया था. So these are the few points which are very much but highlighted in these codes in 1947. और इसी के बेसिस पे आगे जितनी भी हैं जो कोड्स और गाइडलाइंस जो हैं वो बनती चली गई. तो इसी कोड को ध्यान में रखते हुए 1964 में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जनरल असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन इन हेल्सिंकी, फिनलैंड, approved a declared ethical practice guidelines in research known as Declaration of Helsinki. And today all the guidelines, हमारी ICMR या कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी गाइडलाइंस हो, they're all here and there based on this the features of this Helsinki declaration. इसके जो बेसिक फीचर्स है उसी के ऊपर बेसिस पे ये सारे हैं, राइट. द की फीचर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी. तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिसेंस होना चाहिए उसमें, नॉन मॉलफिसेंस होना चाहिए. नॉन मॉलफिसेंस मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए उसमें, राइट. फिडिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, then confidentiality maintain होनी चाहिए रिसर्च की, and the society and public के लिए justice होना चाहिए. So these are the core features of Helsinki जो declaration है, और इन्हीं core component के साथ जो है वो सारे हमारे जितने भी guidelines whatever we have developed so far is based on that. Okay. थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसको. तो जैसे ऑटोनॉमी से हम क्या समझते हैं, जैसे इनके पैरा 20 में लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट मस्ट बी वॉलंटियर्स एंड इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट इन ए रिसर्च. पैरा 22 कहता है फ्रीली गिवन इन्फॉर्म कंसेंट इज मस्ट इन राइटिंग, समटाइम्स इन वीडियो. उस टाइम पे तो राइटिंग में लिखा गया था, अब हम वीडियो भी कई बार कंसेंट लेते हैं. सो इन्फॉर्म कंसेंट कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, कहां से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, वो उस कोर फीचर जो है उसकी हेल्सिंकी के गाइडलाइंस का, ऑटोनॉमी. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, दैट ऑटोनॉमी ऑफ द पर्सन हैज टू बी मेंटेन. सो इन्फॉर्म कंसेंट वहां से एक एग्जांपल निकल के आ जाता है. दूसरा आगे देखिए,
बेनिफिट की बात करते हैं तो पैरा 5 बेनिफिट की बात करता है, द वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी टेकन फर्स्ट एंड ओवर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस। यानी तीसरा, जैसा मैंने बताया, मतलब पैरा 6 कहता है 16 की प्रेसिडेड बाय केयरफुल असेसमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल रिस्क एंड बर्डन। ऐसा नहीं है कि रिस्क है तो क्या हुआ, बर्डन है तो क्या हुआ, मेरा कंपनी फायदा होता है। इसी चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है, जैसे आजकल जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मा इंडस्ट्री में, ये द कमिटी एंड द पीपल इन्वॉल्व मेक श्योर दैट द रिस्क एंड बर्डन हैज बीन बैलेंस्ड और बेनिफिट। ठीक है, सो all the possible treatment plan has to be attempted in a way that the minimal to minimal damage or minimal to minimal risk is there in that. Okay, तीसरा नेक्स्ट आ जाता है अब फेटिलिटी, ड्यूटी ऑफ केयर। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि द मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूर उसके पीछे होना चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ भी आके कह दिए और वी स्टार्ट डूइंग आवर रिसर्च। देयर हैज टू बी सम फंडामेंटल basis behind that, why I'm going to do this, why what will be the predicted outcome, and something very new if I'm going to do adequate laboratory और ये सारी चीजों की चीजें एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमारे पास चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, क्लिनिकली एक जो कॉम्पिटेंट बंदा है वही करना चाहिए। वैसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं और इंजीनियरिंग की चीजें कोई चीज बनाने लगे और उसको ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने लगे। ओके, सो देयर हैज टू बी टू कंबाइंड पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर डेवलपिंग सम डिवाइस, सो डिवाइस बनाने के लिए कोई और उसको ह्यूमन सब्जेक्ट पे कैसे करना है, उसके लिए डॉक्टर भी होने चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। सो दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट। ओके, तो अगर कोई मशीन है ऐसा और उसको आप यूज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल लेजर के ऊपर करो, एंड इन लेजर we need to have certain principle behind that, and the competent बंदा जिसने ट्रेनिंग ले रखी है, जिसको समझ है, वही उसको रिसर्च को करे, ऐसा कहा गया है। ट्रूथफुलनेस सबको पता है, ऑनेस्टी, both the author, investigator or everyone who has to preserve the accuracy of result, negative as well as positive results should be published. ऐसा नहीं है कि मेरे मनमौखिक रिजल्ट नहीं आया तो भैया ये तो बेकार है रिसर्च, इससे ये काम का नहीं है। नहीं, रिसर्च चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए उसके या रिजल्ट के सही रिजल्ट आए, बोथ इन बोथ द केसेस it has to be available for public, so that they become aware that certain things, certain therapies, certain treatment doesn't work in certain cases, or if it is good, they will come to know that certain therapy, certain things will get work in certain disease. Okay, so truthfulness and honesty has to be maintained by all the authors and investigators. They should not manipulate the result what we have found in the research process. Then the confidentiality. Okay, every precaution should be taken to respect the privacy of the subject, confidentiality of subject, okay, and patient information. Okay, ऐसा नहीं है कि किसी का पेशेंट का इंफॉर्मेशन किसी को हम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है जस्टिस। पैरा 30 कहता है कि every patient entered into study should be assured of access to the best proven prophylactic, diagnostic, therapeutic method identified in this study. Okay, or research investigators should aware of ethical, legal, regulatory requirement for research on human subject. Okay, and the physician or investigator should cease any investigation if the risk is potential or it is found that there is some risk is going on, right? So these are the core components of जिसके बाद से there are a lot of revisions and something additions, deletions being taken. The latest अभी हमारे पास जो है, वहां तक आते आते हमारे पास बहुत सारे चीजें उसमें हुए। So international conference for harmonization, later on it become popular all over world. हमारे ICMR ने भी क्वेश्चन अपने गाइडलाइंस डेवलप किए, एवरीथिंग और ये चीज। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो गाइडलाइंस और ये सारी चीजें बने, the harmonization industry जो ICH थी, इसका काम ये था कि many places like pharmaceutical industry representatives, the law regulators and other people, they came together to form a rules and
ए गाइडलाइन, ठीक है, और जितने भी कंट्री टू कंट्री गाइडलाइन है वो वेरी कर सकते हैं बिकॉज एज पर देयर लॉ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ए हु इज रेगुलेटिंग दीज रिसर्च. देयर इज a regulatory guidelines and there is a regulatory law. Two different things. There are two different things. Guideline मैंने आपसे कहा है इस तरह से आपको करना चाहिए, हो सकता है आप नहीं भी करो, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि आपको ऐसे ही करना है, चाहिए और है में डिफरेंस हो जाएगा. सो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर नॉन बाइंडिंग, हाउएवर दे आर बैक्ड अप विद लॉ. सो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस, you may be behind, you may be denying some law और कुछ उससे हटके आप कर रहे हो. तो वो ये ऐसा है, ऐसा गाइडलाइंस ही बनाया गया है कि वो गाइडलाइंस के पीछे वो कोई लॉ बैकअप कर रहा है उसको. ओके, सो बट हाउएवर इन जनरल अगर बात करें तो रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, यू आर नॉट बाइंड विद दैट, बट लॉ जो होते हैं यू आर बाइंड विद दैट, यू हैव टू फॉलो दोज लॉ. सो नेशनल और इंटरनेशनल दो तरह की, ये दोनों ही हो सकते हैं, लॉ और रेगुलेशंस, गाइडलाइंस दोनों ही हो सकते हैं. अब अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी आईसीएच. आईसीएच ने 1990 में अपना फाउंडेशन बनाया और उन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एक गाइडलाइंस दी वर्ल्ड को, जिसपे हाउ टू डू गुड रिसर्च, कैसे हमें जाना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस थी. हमारे इंडिया में भी है which is adopted by ICMR. आपने सुना होगा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, लॉट ऑफ गाइडलाइंस. अभी कोविड के सिनेरियो में डिफरेंट गाइडलाइंस हमेशा वो बनाती रहती है और वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करना होता है. ओके, सो ICMR लॉ नहीं बनाती, वो गाइडलाइंस बनाती है. लेकिन ऐसे बहुत सारे, there are a lot of law available based on that ICMR works, and we also follow those laws. So what are those laws? Drug and Cosmetic Act 1990, जिसमें शेड्यूल वाई और इसके बारे में उसका अमेंडमेंट हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन 2005, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट, गाइडलाइंस फॉर एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल्स का एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूशन. ये सारे जितने एक्ट है ये सब तो हमें फॉलो करना होता है किसी न किसी रूप में. somehow here and there we follow this law, but there are few organizations which are responsible for application and implementation and regulation of these laws. तो दो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर याद रखना है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्दो अब ये मेडिसिन से हो रिसर्च या नहीं, किसी इक्विपमेंट का डेवलपमेंट हो, किसी छोटे डिवाइस का डेवलपमेंट है, तो भी आपको DGCI से और इनसे आपको परमिशन लेनी है. ओके, जैसे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिस पे लिखा रहता है FDA अप्रूव्ड. ओके, सो FDA अप्रूव्ड मतलब क्या, फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA. सो इसी तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा है यहाँ का, जो हमारे किसी भी डिवाइस को, उसकी गुणवत्ता, उसकी कैलिब्रेशन, उसकी इन सब चीजों को इंश्योर करता है और ह्यूमन यूज के लिए लाइसेंस देता है कि नाउ दिस इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड ऑन ह्यूमन, देयर इज नो हार्म एंड वी एक्सेप्ट दैट. अब इसको मार्केट में सेल किया जा सकता है. कोई भी नई मेडिसिन का जब रिसर्च होता है, उसको डेवलप करते हैं, when we develop certain new medicine or anything, ऐसा नहीं है कि वो सीधा रिसर्च किया आपने फैक्ट्री में और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, इलाज आ गया. नहीं, ड्रग होने के बाद उसकी सारी डेटा सब कुछ को हमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना होता है, CDSCO जो है, या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ से अप्रूवल होने के बाद हमें लाइसेंस मिलता है उन फार्मा कंपनीज को टू मैन्युफैक्चर and market those medicines for community. Similarly, if you are developing any devices, whatever you use in rehabilitation, physiotherapy, everywhere, that also has been included in this, and we have to have approval for that. Then only we can sell it in market. This is why there are certain products which are available in outside of India. They are approved, but still they are not available in India because these organizations has not yet approved that for sale in India. और हम उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की गई, राइट. अब इसमें से इनके पास बहुत सारी लिस्ट है जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि मॉनिटर्ड एंड नॉन मॉनिटर्ड, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, ऐसे लिस्ट में हमें जाके देखना होगा. जैसे कुछ डिवाइसेस
ये ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि these devices are not need not to be regulated, you can just manufacture and sell it. There are certain devices has to be regulated and once regulatory आपको मिलेगी क्लियरेंस तभी आप रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो गए, ICMR, DGCI एंड CDSCO। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी गाइडलाइंस को और लॉ को फॉलो कराने के लिए इंडिया में। ओके, नाउ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सी दीज गाइडलाइंस द नेशनल इंटरनेशनल, अब जैसे ICH की GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस है, हमारे ICMR ने भी बना के दी, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे इस गाइडलाइंस में जैसे हम मेजर एक इंडियन GCP और इंटरनेशनल GCP में डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि हमारे वहाँ जेनेटिक्स और इसकी जो बायो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको उनके ऊपर बहुत टफ कानून है, ओके, दैट वी डोंट अलाउ दीज टू बी स्टोर्ड इन सर्टेन प्लेसेस, या फिर उसको ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर हम नहीं होने देते। इस तरह की कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल GCP एंड जो हम जब GCP पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल GCP गाइडलाइंस, राइट। So these are the 3 organization we need to understand और रिमेंबर, ओके। अब हिस्ट्री जब हमने देखी थी, आपने देखा था कि मैंने बताया था कि 1980 यूरोपियन यूनियन बिगिन टू वर्क इन हार्मोनाइजेशन ऑफ मेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च। देन इन 1989 Japan and USA also joined these harmonization. Later on in 1990 International Conference for Harmonization of Technical Requirement for Registration of Pharmaceuticals for Human Use ICH was formed, okay। और 2000 आते आते ये बहुत ज्यादा spread हो गया and everyone started following that, right। In 2015 there was a very major reform in this ICH and इनका नाम चेंज कर दिया गया और they become more and more a strong body, like ये पहले कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, देन इसका नाम हो गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ICH। सो और ज्यादा थोड़ी सी उसकी जो कहें कि पावर या जो भी कहें उसकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी और ये सब चीजों को बढ़ा दिया गया, ओके। सो ICH GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या कहता है? ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन, कंडक्ट, परफॉर्मेंस, monitoring, auditing, recording, analyzing, reporting, clinical trials or clinical research that provide assurance that the data is reported in certain place, results, and has a credible, accurate, and rightly done, integrity and confidentiality of subjects has been protected. मतलब वो एक regulated research है if you follow those guidelines, okay। And it can differ from country to country as per their regulatory law differ। So if there is a certain law, वो मेरे गाइडलाइंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ओके। सो हमारे वहां जो इसी को देखते हुए जो गाइडलाइंस दी गई और जो गाइडलाइंस जो ICMR बनाया, उस गाइडलाइंस को हमने कहा नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट। सो दिस इज गिवन बाय ICMR और इसी के बेस पे हम सारे रिसर्च हमें करना होता है, ठीक है, और इसी को हम फॉलो करते हैं, विच इज मोर और सिमिलर टू द वर्ल्ड गाइडलाइन। सब कुछ सेम ही क्यों? ये सब पूरा बेस्ड है उसी डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिशेंस होना चाहिए, नॉन मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फिडिलिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और पब्लिक जस्टिस होना चाहिए। इसी के बेस पे है ये, एंड इट इज मेड टू एंश्योर that the right, safety, well-being and of the subjects which are involved in and participants, those who are in research is being taken care। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब ये जो नेशनल एथिकल गाइडलाइंस है फॉर बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग, ये जितने भी तरह के रिसर्च, ह्यूमन बिहेवियर सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट जहां आ गया वहां पे ये अपने आप लागू हो जाता है। अब वो बिहेवियरल साइंस रिसर्च हो, कोई मेडिसिन हो, कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, सब जगह वहां पे ये
इंक्लूड हो जाता है. एंड रिसर्च ऑन ह्यूमन पार्टिसिपेंट pertain to broad range of scientific inquiry is aimed at developing generalized knowledge, यानी कि नॉलेज को जनरलाइज करने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव हेल्थ, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट इज एथिकली जस्टिफाइड by its social value. Okay, that is what the research on human has to be done. Every research has some inherent risk, जैसे पहले बताया, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हमें एक रेगुलेशन होना चाहिए. और प्रिंसिपल इज डू नॉट हार्म, नॉन मॉडिफिकेशन. Okay, while conducting a biomedical or health research, the four basic ethical principle जो होने चाहिए वो माइंड में होनी चाहिए, और उसी के बेस पे सारे एथिक्स हमारे जो है इन्वॉल्व होते हैं. एंड व्हाट आर दोज फोर बेसिक प्रिंसिपल? दैट रेस्पेक्ट फॉर ए पर्सन, दोज हु आर, और वही क्या था वो? ऑटोनॉमी. पर्सन का रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसको बेनिफिट होना चाहिए, कोई उसको भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए उसके साथ, जस्टिस होना चाहिए. ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन केयर, और इसी के लिए ये सारे गाइडलाइंस हमारे बने. तो इन्होंने क्या किया, चैप्टर वाइज सारे गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया है आईसीएमआर ने, और आज हम सिर्फ एक उसका देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड जनरल एथिकल इश्यू एंड रिसर्च. ओके, सो ये क्या है, जिस आइए जरा क्विकली इस चीज को हैव एन लुक. जो बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने वो 4, 5, 6 जो बताए थे, जो हेल्सिंकी के फीचर्स थे, उनके बेसिस पे हमने 5 जनरल प्रिंसिपल सेट किए, जो कि किसी भी रिसर्च से को फॉलो करना है. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट गाइडलाइन जो आईसीएमआर का है वो ये है कि द एथिकल गाइडलाइंस इन रिसर्च इन कोविड. ओके, सो डिफरेंट कंडीशन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी है, but these 12 general principles are applicable to all the medical, biomedical and health research involving human subject participation or research using any biological material. जैसे कोई टिश्यू ले रहे हैं या कुछ भी उस तरह से बॉडी का कोई हिस्सा है या उस तरह का, उस पे सब पे ये लागू होता है. तो पहला क्या है इनका प्रिंसिपल, देखिए ये 12 के 12 प्रिंसिपल है. शॉर्ट में इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहला प्रिंसिपल इनका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? दैट ऑल बायोमेडिकल रिसर्चर्स ऑन द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी एब्सोल्युटली एसेंशियल. एमी उठा के लाके रिसर्च नहीं करना है कुछ भी. आफ्टर अ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव फॉर एडवांसमेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग. Okay, so that means principle of essentiality whereby offered due consideration of all alternatives. यानी सारे अल्टरनेटिव आपने सोच लिए हैं, सब कुछ देख लिया है, पुराने फंडामेंटल रिसर्च भी देख लिए हैं कि what are the fundamentals behind this certain things, if you are going to develop, what are the fundamentals behind that. All these things you have already explored, and then you want something to be explored further which is going to advance, give a new knowledge to us, and that is going to benefit the society. Okay, then only you should research. So principle of essentiality. दूसरा principle of voluntariness and informed consent. Informed consent को हम लोग डिटेल में बाद में और डिटेल देखेंगे, बट हियर अगेन ये भी ऑटोनॉमी को ही दिखाता है कि आप सब्जेक्ट को फोर्स कर सकते हैं. देयर हैज टू बी my voluntary decision that whether I should go for to participate in certain research or trial or not. This is my voluntary decision, and I should take. You cannot force. There should not be any sign of forcing people to come in research. और ऐसा नहीं है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट आया, हम किसी पेशेंट के ऊपर कुछ कर रहे हैं उसको बताने. They have to be informed that what we are doing to them. Okay, so that the principle of voluntariness, respect for the right of the participant to agree or not to agree in research or to withdraw from within research. ये इतना ही नहीं है कि सिर्फ रिसर्च में इन्वॉल्व हो गए तो निकल नहीं सकते, भैया फंस गए. नहीं, they can withdraw at any time. There is a specific format for informed consent at the clinical trial that I will be talking about that also later on in next week class video. Okay, but right now you understand that there are a specific component in consent जिसको CR बोलते हैं. ठीक है, ICF बोलते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट, और जो भी फॉर्म है फॉर्म. ओके, नेक्स्ट जो है
principle of non-exploitation. Okay, so what is non-exploitation? What is exploitation? समझो यहाँ, irrespective of any socio-economic, या फिर वो पढ़ा नहीं है, वो गरीब है या anything. So we should not be exploit them and just pull them into research that they are poor people or somebody has not educated, they don't understand, and we teach them that इसको रिसर्च में ले लेते हैं without informing or giving following ethical guidelines. Okay, it is not. It is principle of non-exploitation says that the research participants are equally and उनको suitably, मतलब equality के basis पे उनको select किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी किसी उस पे होना चाहिए. और there has to be some sufficient safeguard to the vulnerable category of people group. Vulnerable group कौन होते हैं? जैसे pregnant lady है, जैसे बच्चा है, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनकी एक यूज लिस्ट है, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल, डिसेबल्ड पीपल. ओके, सो दोज पीपल शुड हैव एन सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टेड मोड, या जो भी कह लीजिए आप इस चीज को, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी गाइडलाइन कहता है कि करना चाहिए. थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल इज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. सो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पोटेंशियल जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी, रिकॉर्ड हैज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सेस in limited to only those are authorized and with the permissions. Okay, and like for example बहुत ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें, HIV पॉजिटिव स्टेटस, some people have suicidal ideation, and in research they may reveal that maybe some mental research or कुछ questionnaire हो जिसमें वो reveal करे. Okay, that should not be made public. In fact, anything should not be made public. It has to be kept very confidential, and wherever there is a need and in the legal region there is a valid scientific and legal reason, then only it has to be revealed. Otherwise, it has to be kept confidential. The next principle is precaution and risk minimization. जितना से जितना हो सकता है उतना जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं या स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, रेगुलेटर हैं, इसी हैं, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना से जितना हो सकता है रिस्क को मिनिमाइज किया जाए. बिकॉज येट वी आर अंडर ट्रायल रिसर्च, हमें उसका रिजल्ट पता नहीं है. ओके, सो अब जैसे रिहेबिलिटेशन से, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड रिसर्च है, तो वो मिनिमल रिस्क है. रिस्क के भी ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, उनका डेफिनेशन है कि मिनिमल रिस्क है, मॉडरेट टू मिनिमम टू मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट टू सीवियर रिस्क है. लाइक एग्जांपल सम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिनको आप दे दो तो उससे उनको हार्ट अटैक हो सकता है और जान जा सकती है, तो वेरी हाई रिस्क. ओके, सो अनलेस एंड अनटिल, इसमें प्रिंसिपल पहला एसेंशियलिटी, एसेंशियल है क्या, या हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिससे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं. सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए दैट गाइडलाइंस की एसेंशियलिटी, वो प्रिंसिपल फॉलो होता है, एसेंशियल तो है, then we can go ahead with higher risk also. Otherwise, EC will not approve that topic to be taken or that research project to be granted for to be done. Okay, next है जो professional competency. Professional competency, wherever the research is being taken, research to be planned, conducted and evaluated and monitored throughout the research process, and there has to be competent people to do that work throughout the research process. ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया और चल रहा है. There should have a specific qualification, experience and training to monitor and look at that the research is going in a right way, taking care of all the principles. Okay, then accountability and transparency. ये क्या है accountability and transparency? Research plan outcome from research, whatever outcome we get, and right to privacy, ये सारी चीजें जो है, all research should be conducted in a fair, honest way. और ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हम हाइड कर लेंगे, किसी को छुपा लें, इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी होती है. That is also one of guidelines. Then next important is social responsibility.
ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए. रिसर्च इज प्लान्ड एंड कंडक्टेड सो as to avoid certain क्रिएशन और डीपनिंग सोशल हिस्टोरिक डिवीजन. मतलब सोसाइटी के साथ जस्टिस होनी चाहिए. ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो. आई मीन टू से रिसर्च हैज टू बी कंडक्टेड टू बेनिफिट द ह्यूमन काइंड. द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट, ये क्या है? ऑल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू मेक in respect to research, it has to be a bona fide and transparent manner. It has to be done in a bona fide and transparent manner. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लिनिक पे बैठा और उस चीजों को करना शुरू कर दिया. इस तरीके से नहीं होना चाहिए. देयर हैज टू बी सम रेगुलेटर. इसीलिए यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और इन जगहों पे एक इंडिपेंडेंट एथिकल कमेटी होती है दैट इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो मॉनिटर कर लेती है इन चीजों को कि वेदर द थिंग्स आर गोइंग इन ए राइट वे. ऐसा पहले भी मैंने जैसे बताया कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट, ये भी एक प्रिंसिपल है. व्हाट दिस प्रिंसिपल इज, ड्यू केयर इज टेकन दैट द डिजाइन, कंडक्ट, रिसर्च इज सच इन अ वे that direct indirectly maximize the benefit of research participants and society, not the investigator. It is not benefit for investigator as all, but the investigator himself is a part of society, so he is indirectly will definitely get the benefit out of that, but it should be focused on to benefit directly, indirectly the participant and the society, not to the other people. Okay, it should not be biased in that way. Okay, next thing is important is the principle of totality and responsibility. Okay, whereby all the stockholders involved in research are responsible for their action. उनको पता होना चाहिए क्या करना है मुझे. प्रोफेशनल, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे हैव, and they compliant to that. The ethical guidelines and related regulations are binding on them or the stakeholder to be directly, indirectly उनको aware होना चाहिए, and they have to have responsible, held responsible for that. Okay, principle of compliance, अपने environment को harm नहीं पहुंचाना, environmental harmony होनी चाहिए, right? और all person concerned in research directly or indirectly, उनको कोई भी जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. दैट्स द 12th प्रिंसिपल. ओके, कुछ जनरल जो एथिकल इश्यूज हमारे आते हैं. ओके, ये तो सारे गाइडलाइंस हो गए. इसको मैं बुक में फॉर्म में है, मैं आप लोगों को दे भी दूंगा. ओके, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए. देयर इज सब्जेक्ट, देयर इज अ स्पॉन्सर, सम केसेस देयर इज नो सेल्फ फाइनेंस. कम्युनिटी हमारा इन्वेस्टिगेटर है जो रिसर्च कर रहा है. रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी लॉ है. ठीक है, ये सारे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं. देयर आर द डिफरेंट प्लेसेस एंड एवरीवन हैज देयर ओन सिनेरियो. ओके, दिस इज वेयर आवर एथिकल कमेटी प्ले एन रोल. सबको यूनाइट, सबको एक साथ करना. दे विल लुक एट दैट व्हाट द रेगुलेशंस आर, व्हाट द रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर, what the investigator is doing, whether I should allow investigator to do this or not. So all these things are taken care by ethical committee, and ultimately the ethics committee का रोल हम और आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. that how composition, what composition है, किस तरीके से सारा होना चाहिए, ये देखेंगे बाद में. बट यहाँ पे इतना जाने कि there is a specific role and these ethical issues are the responsibility of ethics committee to look after that the ethics guidelines being followed and all the rules, regulation, guidelines are followed by investigator. There is no loss for any harm to society or the participants. The sponsor is following and taking responsibility, whatever the responsibility they have been given. Okay, so ये कुछ जनरल एथिकल इश्यूज हैं जिनका ख्याल इसी को रखना होता है. जैसे बेनिफिट रिस्क असेसमेंट हुआ है कि नहीं. जैसे हम मान लो सिनेप्सिस दे रहे हैं, किसी रिसर्च का कोई प्रोटोकॉल सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें एनालिसिस होना चाहिए. रिसर्चर मस्ट प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट्स, सेफ्टी एंड ऑल द थिंग्स. इन्फॉर्म कंसेंट का क्या प्रारूप है, क्या हाउ वेल द इन्फॉर्म कंसेंट इज बीइंग मेड. ठीक है, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें जो चीजें हैं वो सब कुछ चीजों को हमने देख लिया है अच्छे से कि नहीं देख लिया है. अब जैसे पहले मैं बता रहा था इन्फॉर्म कंसेंट में जो रिस्क है, रिस्क देखने का है, वो रिस्क मेंशन होना चाहिए. इसको हम जब इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे और डिटेल में
कि क्या क्या किस तरीके से हमें रिस्क को करना पड़ता, जैसे लेस और मिनिमम प्रोबेबली हार्म और डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत हो गया, आपने एक्सरसाइज कराया उससे थोड़ी सोरनेस हो गई, जैसे कोविड का वैक्सीन लग रहा है, कुछ लोगों ने बोला कि लगने के बाद थोड़ा सा उनको एक दिन फीवर रह जाता है, सो इट इज वेरी मिनिमल एंटिसिपेटेड एंड सम मतलब डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ थिंग इट इज कोई प्राइमरी डैमेज, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा चीज भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन अलग है, अपना नहीं कह सकते कि रिस्क है भी, सिर्फ ये नहीं कह सकते पेशेंट को रिस्क है, देयर इज अ ग्रेट रिस्क, देयर इज अ मिनिमल रिस्क, देयर इज नो रिस्क, ऐसे नहीं है। तो इस तरीके से आपको उसमें कहना पड़ता है और ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ओके, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे जब हम इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के लिए अगर कुछ है आना जाना उसका, यानी कि बर्डन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। उसको क्यों आप बर्डन दोगे एक्स्ट्रा, ये तो रिसर्च कर रहे हो आप, ठीक है, तो बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है, उसका कंपनसेशन, ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जो जनरल एथिकल, जो इसी के जब हम एथिकल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। एंसिलरी केयर यानी रिसर्च के ड्यूरिंग जो भी केयर उसकी हो रही है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए उस चीज का, कोई ऑथरशिप या इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए बीच में, फाइनेंशियल एकेडमी का इस तरह का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जनरल उसमें पढ़ेंगे। कम्युनिटी का एंगेजमेंट उसमें कैसे होना चाहिए, ठीक है, और पोस्ट रिसर्च एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग आप कैसे करने जा रहे हो, आपका रिसर्च कुछ फाइंडिंग्स आया, हाउ यू आर गोइंग टू पब्लिश दैट, all these things are the technical issue, general ethical issue, how you are going to look at that, all these things. ओके उसके बाद अब हमने जो आज जो देखा इसमें अभी जनरल प्रिंसिपल एंड एथिकल इश्यूज देखा, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें और हैं, लाइक responsible conduct of research, what are the responsible conduct, हमें किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए, ethical review procedure, how EC look at the committee, ethical committee looks at your proposal, your research, and what are the ethical things they look at and how they proceed. Informed consent का process क्या होता है, how we can look at that, how to take informed consent from the participants, vulnerability क्या होती है, how we can look at that your subject is in fall in vulnerable category, तो जैसे ही वो vulnerable category में आता है आपका informed consent का प्रारूप चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेज हो जाएंगी, उन सारी चीजों को देखेंगे। और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हैं, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू यू बट definitely we should have idea that clinical trials of drugs and other intervention उनके क्या रेगुलेशन, क्या स्पेसिफिक है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च एट लार्ज जो करते हैं उसमें क्या स्पेसिफिक कुछ देखना होता है एज ए गाइडलाइन एंड एथिक्स। सोशल एंड बिहेवियरल साइंस रिसर्च जो है हेल्थ के से रिलेटेड, या ह्यूमन जेनेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च, बहुत टफ गाइडलाइंस इसके हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल एंड बायो बैंकिंग डेटाबेस, डेटा सेट्स, और ये जैसे होते हैं, जैसे सपोज कि जैसे स्टेम सेल्स है या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल है जिसको स्टोर कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिक, वी शुड अंडरस्टैंड दोज आल्सो। रिसर्च ड्रग, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी डिजास्टर में किस तरह का रिसर्च होना चाहिए, जैसे अभी सपोज कीजिए कि कोविड का सिनेरियो चल रहा है, एक तरफ से डिजास्टर का पैंडेमिक को मान लें, इस समय पे कुछ इस तरह के रिसर्च के न्यू गाइडलाइंस होते हैं जिनको कुछ चीजों को ओवरलुक भी किया जाता है, कुछ चीजें स्पेसिफिक भी हो जाती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास we will look at some of these specific guidelines, how EC look at, and when what is the role of ethical committee, what are the structure of ethical committee, and क्या किस तरह से good clinical practice उसके अंडर में हम ये देखेंगे कि what are the responsibility and role of people involved in research, how to take informed consent. So all these things we will look at next class.